जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना ये। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है, ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहां पर चलती हैं। इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। अध खिले जो फूल खरीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए। क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है? इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई? आगे क्या होगा? हम किधर जाएंगे? नमस्कार दोस्तों। अब पता नहीं पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें कैसे चलने लगती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है कि इजराइल आने वाले दिनों में पाकिस्तान का पड़ोसी हो जाए। और अब ये कैसे बात हो रही है ज़रा सुनिए। उनका कहना ये है कि ईरान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और वहाँ पर यूएस की फेवर वाली, और यूएस की फेवर वाली सरकार मतलब इजराइल की फेवर वाली सरकार, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के डायरेक्टली फुटप्रिंट जो है वो ईरान के अंदर हो जाएंगे और उसके बाद वो जो पाकिस्तान से साथ करना चाहे वो कर सकते हैं। वैसे देखिए एक थियरी है ये, और ये थियरी है तो है, मतलब कोई भी अगर थियरी है तो उसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए खुमैनी वाली अगर गवर्नमेंट अगर आप देखो, उससे पहले वाली गवर्नमेंट देखो तो यूएस के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट थी, यूएस के सपोर्ट से ही चलती थी। और अभी भी हो सकता है, हालांकि इतना आसान नहीं है लेकिन हो सकता है, थियरी है तो हो सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कस करते करते मतलब पाकिस्तानियों के पास वैसे तो कोई काम है नहीं, इस टाइप का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखिए बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी, एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया।
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया, और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज़ के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस। बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज़ आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज़ का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। वहाँ से उन्होंने पहुँचना था पाकिस्तान। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। उनके करीबी साथियों ने इवन शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबा को और जो दूसरे गवर्नर और वज़रा आला हैं उन सबको कहा था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको फील्ड मार्शल साहब को रिसीव करना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी वो समेट कर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जाने को तैयार थे। नून लीग की लीडरशिप जो है वो थोड़ी हिजान में मुब्तला थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जाने को तैयार थे, गवर्नर्स और दूसरे लोग, तो सब तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो रिसीविंग करनी थी, बड़े खूबसूरत फूल शूल ख़रीदे गए थे। उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जिस तरीके से ईरान अपना इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हमने अगले कई हफ्ते, बल्कि अभी तक भी हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा हमने बर्पा कर दिया था, बहुत सारे इवेंट्स किए थे, नेशनल लेवल का जश्न किया था, फील्ड मार्शल साहब की होर्डिंग्स लग गई थी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से DGISPR साहब ने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ था कि पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक जश्न चरागा होगा, फूल ख़रीद कर दिए जाएंगे, घोड़े नचाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के आड़े आ गया सदर ट्रंप का नोबेल इनाम। जी हाँ, वो ऐसा नोबेल इनाम के लिए हमने उनको नामजद कर दिया कि अब वो हमारे गले पड़। साहब बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का? हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी, और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा, और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया,
जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस, कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की, अंडर व्हाट लॉजिक? हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर बलूचिस्तान की भी बात है, देखिए खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब प्रेसिडेंट मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक वन फोन कॉल सर। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई, शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। अब देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? छोटा मुल्क से क्या मुराद है सर? पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स। मेज पे बैठ के हल किया जाएगा, ये फरवरी में होता है। लाहौर डिक्लेरेशन, वाजपेयी जी आते हैं और हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बढ़ने का जो अमल है उसका आगाज होता है बाकायदा तौर पे, और फिर वो चले जाते हैं वापस। मार्च का महीना ये प्रेपरेशंस करते हैं। अप्रैल 99 में हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस शुरू हो जाती हैं, और प्राइमरीली इसमें हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो हिस्सा ले रही है। रेगुलर ट्रुप्स, अब तो वो रेगुलर एक रेजिमेंट बन गई है ना पाकिस्तान आर्मी की। 99 में यानी ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कारगिल हुआ है, उस वक्त वो पैरामिलिट्री थी, लेकिन बाद में फिर अब इसको रेजिमेंट बना दिया गया और ये पूरे पाकिस्तान में है। पहले सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज में होती थी। तो NLI ने इसमें हिस्सा लिया। अप्रैल में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशंस शुरू कर दी थी और अप्रैल के एंड तक ये इन्फिल्ट्रेशंस मुकम्मल कर चुके थे। और होता एक्चुअली ये है कि जो एक अनरिटन कह लें एक दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि चूँकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे लिविंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो सर्दियों में फिर ये वापस नीचे आ जाते थे, रिजेस से नीचे आ जाते थे। सर्दियां गुजार के फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और अपनी जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इंडियंस ने भी यही किया था। वो एतबार के ऊपर बहुत सी चीज़ें चलती हैं ना, बहुत से दुनिया के ममालिक में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, यानी हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, उसके आगे तुम्हारा है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिज हमारी है, ये तुम्हारी। तो वो इंडियंस जो थे ना वो सर्दियों में पोस्टें अपनी छोड़ के पीछे चले गए। तो इन्होंने अप्रैल में अपने ट्रुप्स भिजवाए और फिर इन्होंने कब्जे कर लिए हुए थे। तो ये 3 मई को इंडिया को पता चला। उनके कुछ जो शेपर्ड्स थे, ये चरवाहों ने
कुछ देखा, मूवमेंट देखी और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जाके बताया पीछे मुसलमानों को दहशतगर्द की निगाह से, जहादियों की निगाह से देखा जाता है। एयरपोर्ट पे आप चले जाए तो किस तरह हमें ट्रीट किया जाता है आपके सामने है। इवन कि मैं बात करूं तो यूके में कई ऐसी मसाजिद है जिनको ताले लगा दिए गए और वहाँ पे मंदिर खोल दिए गए हैं। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत ने एक फैसला ले लिया कि वो अमेरिका को दवाएं नहीं भेजेगा, असली झटका अमेरिका को लगेगा, जहां लोगों को वही दवाएं 3 गुना कीमत पर खरीदनी पड़ेंगी। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहां पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। असल में अब भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं, अमेरिका के लिए एक निर्भरता बन चुका है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कुल जेनरिक दवाओं में से 33% से ज्यादा भारत से आती है। सो ये इंडिया का इतना नैरेटिव क्यों स्ट्रॉन्ग है? 2.25 करोड़ लोग हिंदी और उर्दू पे ग्रिप रखते हैं। इनको ये ठेका मिला था कि ये माइंडसेट बनाना है। मैंने और आपने पहले दिन जो प्रोग्राम किया था वो यही कहा था कि इनसे टक्कर है। माइंडसेट टू माइंडसेट हम टकराए थे। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक, याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है, तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों। अब कई बार ऐसा लगता है कि यूएस के साथ जब हम बिजनेस करते हैं तो हम अच्छे खासे प्लस में रहते हैं, हम अच्छे खासा यहाँ पर सरप्लस एंजॉय करते हैं। लेकिन इस टाइप की सिचुएशन में ट्रम्प सिर्फ यही सोचता है कि अगर मान लीजिए इंडिया इतना बेनिफिट ले जाता है तो हमें कुछ उस पर टैरिफ डेफिनेटली लगाने चाहिए। और दूसरी टैक्टिक भी है प्रेशर करने की कि भाई हमें इंडिया का मार्केट मिल जाए, अगर यहाँ पर प्रेशर करते हैं तो यहाँ से हमें मार्केट मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन अमेरिका भूल जाता है कि इंडिया के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिया ने वो सप्लाई बंद कर दी ना तो फिर अमेरिका बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है दवाइयों की। अब यहाँ पर जो जितनी जेनरिक दवाई चल रही है वो वहाँ से 35 से 40% जो दवाई हो इंडिया से आती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन कम नहीं है, 33 से 35 करोड़ पॉपुलेशन है। और जब वहाँ पर जो दवाई की खपत होती है उसमें से अगर मान लीजिए 35 से 40% की दवा जो इंडिया से आती है तो बहुत बड़ा नंबर है। वो रातों रात फिल नहीं कर पाएंगे किसी और जगह से। तो कहने का मतलब ये है इंडिया के पास भी कई सारे हथियार है, स्ट्रॉन्ग हथियार है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है।
लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में जिनका ये से है। चाइना जो है जैसा मैंने आपको बताया 20 ईयर से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा ही जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है डिस्पाइट दैट यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो चलती रही और उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दौरान भी जो है वो सही चलता रहा, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन फिर सप्लाई चेन जो है जिस तरीके से उसमें हमने देखा गैप आया, फिर जो कोविड के सिलसिले में वो सारा कुछ रहा और फिर भी चाइना जो है वो सप्लाई देता रहा और वो करता रहा। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए, अपने आप को उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये स्टेप्स हैं। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो हैं जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना, फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इंपैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें। और फिर ये है कि और भी इसमें कुछ काफी जो डिटेल्स हैं वो आई हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तरफ जो मैंने कहा। मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है, जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे। 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया wants to be the pharmacy of the world, but first it must beat China. तो जयशंकर जी ने एक बड़ा क्लियर सा डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया वहां पर कि यार हम एक्टिवली कोई डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे। इससे एक दो पहलू निकलते हैं कि देखिए यार, अगर आप अपनी औकात में रहेंगे, अपने हद में रहेंगे तो हम ठीक है डॉलर को इतना टारगेट नहीं करेंगे। सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, am I authorized to talk to Jaishankar also and convey you are ready if they stop? I say yes. जो इन्होंने कहा है और जो इन्होंने किया है और उसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है, उनके खुद बयान है कि हम खत्म कर रहे हैं।
पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को एक इंटरव्यू दिया। इसमें वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितना पीटा और पाकिस्तान कैसे झुका। पाकिस्तान के पास तो सर सीरीज ऑफ वाकयात ऐसा है कि जिसके अंदर हमें भी मुतालबा करना चाहिए कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ करें। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया, तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा। यहाँ पर भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान सीज़फायर में ट्रंप या अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी प्रिंस का रोल था। क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या इंडिया का टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? यहाँ पे भारत सरकार अभी ब्रह्मोस का नेक्स्ट वेरिएंट बना रही है, जिसको बोला जाता है ब्रह्मोस एनजी। कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान पे काबिज हो जाए। बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है भैया, ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी है, पॉलिसी है। आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद भाग जाओ यहां से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए। इस मर्तबा खुदा न ख्वास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यूएई के प्रिंस फैजल और पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम इशाक डार, उसके बारे में यहाँ उन दोनों की बात हो रही है कि उन दोनों ने चर्चा की और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब किस टाइप की मिन्नतें पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उसमें कितने एयरबेसिस जो थे उसके गिराए गए। अगर मतलब पाकिस्तानी अगर कोई क्लेम करता है तो उनको पहले दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है। जैसे हमारे NSA ने कहा था अजीत डोभाल सर ने कि नॉट अ सिंगल पिक्चर दे आर हैविंग, कि जिससे वो दिखा सके कि भाई इंडिया के अंदर इतना नुकसान हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान के नुकसान की बात करो तो बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे फ़ोटोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है नेट पर जिसको ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ रही है और जो पाकिस्तानी आर्मी या फिर कहे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो एक प्रोपोगेंडा चल रहा था, अब धीरे धीरे, क्योंकि देखिए सच्चाई छिपती नहीं है। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए हैं। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ईरान के एक प्रमुख जनरल और वहां पे एक पार्लियामेंटेरियन और उनके सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक यूज किया तो पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि उसका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है वो यूज करेगा इजराइल के ऊपर। अब इस बयान से एक तरह से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। आप ये सोचिए, जैसे ईरान ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की घंटियां बजने लग गई है। इमीडिएटली उन्होंने बोला है कि हम तो ईरान को मिसाइल्स भी नहीं दे रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, और आपने एक चीज देखा है कि कल ईरान ने सारे मुस्लिम देशों को याद किया था। वो बोल रहे थे कि हमको एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए। अब ईरान क्या है, सब जगह से अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जाके सबसे संधि करके आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपने ये देखा है कि कैसे जिस आदमी को, आसिफ मुनीर को स्टेट गेस्ट के जरिए जैसे पब्लिसाइज किया था कि आर्मी डे पे बुलाया गया है, अचानक आपने देखा है कि व्हाइट हाउस ने बोल दिया हमने उसको नहीं बुलाया। तो एक तरह से पाकिस्तान जो अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि वो मुस्लिम देशों का ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है वो एक इस्लामिक बॉम्ब है, वो एक तरह से धरा का धरा रह गया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि अब इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं,
क्योंकि ये बॉम्ब सब सारे थे अमेरिकन बॉम्ब जो पाकिस्तान में स्टोर करके रखे थे और पाकिस्तान सब जगह अपनी धौसपट्टी जमा रहा था। अब ईरान भी टेस्ट करना चाहता था ये चीज कि पाकिस्तान सच में उसके साथ खड़ा है या सिर्फ एक लिप सर्विस दे रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है ईरान और पाकिस्तान के बीच में भले ही वो दोनों इस्लामिक उम्मा से आते हैं पर दोनों के बीच में बॉर्डर टेंशंस है। और आपको ये भी मालूम है कि अब एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन स्पाइस घूम रहे हैं और एक तरह से ईरान के अंदर जो भी इंटेलिजेंस वो गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा से वो इसराइल को पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो इसराइल के हेल्प कर रहा है और सडनली ये स्टेटमेंट आया तो अमेरिका नाराज हो गया, आसिम मुनीर को बोल दिया कि आप हमारे आर्मी परेड में नहीं आ सकते और उसको कहीं ना कहीं जाके बैठा दिया है। उमेश जी, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अलग अलग तरह की बड़बोली सी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट ईरान को दी ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने न्यूक वेपन्स में ईरान की मदद की है, तो ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का लगेगा। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान के नेता डर गए हैं, उनको भी लग रहा है कि उनका हाल भी वो 20 कमांडरों जैसा ना हो जिनको कि कितने प्रिसाइज तरीके से मारा गया है। वो जो वैज्ञानिक 8-10 मरे हैं उनको भी कैसे टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। तो हो सकता है इसीलिए पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है अपने स्टेटमेंट से। अरे इतना डर बैठ गया है कि अभी ईरानियन ऑफिशियल सीधा रशिया भाग रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसको भी निपटाने की बात हो गई थी, वो तो ट्रम्प बीच में आ गए, नहीं तो मोसाद उसको भी निपटा देता। और आपने देखा है कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट दिया ही है। और आज ईरान के पास 60% एनरिचमेंट आ गया है, 400 किलो यूरेनियम उनके पास है। वो तो बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रॉ यूरेनियम जो है हम ऐसे ही डाल के मिसाइल में डाल के छोड़ देंगे। तो एक तरह से इसराइल को ये डर लग गया कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब उन्होंने हुती या हिजबुल्लाह को दे दिया तो ये तो इसराइल के ऊपर छोड़ देंगे। ईरान बोलेगा हम तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो मिलिटेंट फोर्स है, जैसे पाकिस्तान यूज करता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, ईरान यूज करता है हिजबुल्लाह और हुती को। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ईरान ने ये चाल खेली है ताकि उनके बीच में इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कोवर्ट अलायंस है वो एक्सपोज हो जाए। और एक तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, इसमें आपने देखा है। उमेश जी, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, लेकिन आप मोसाद को देखो कितनी मुस्तैदी से कैसे काम कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के हर घर में मोसाद का एक एजेंट मौजूद है। वहां पर 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री मिली है जिसको कि इजराइल चला रहा था तेहरान के अंदर, और उसमें काम करने वाले लोग भी ईरानी थे।